प्यारे बच्चों, आपका द ट्रैक क्लासेस पे स्वागत है। आज हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के सेकंड क्लास में, कल के क्लास में हम लोग चार्ज क्या होते हैं हम लोगों ने इसके बारे में समझा, फोर्स क्या होते हैं, फील्ड क्या होते हैं हम लोगों ने इसके बारे में समझा। तो आज हम लोग जिस बारे में चर्चा करने वाले हैं वह है प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, यानी कि आवेश के गुण। तो आवेश के गुणों को जानने से पहले जो है एक बार फिर से हम आपको याद दिला देना चाहते हैं कि आवेश कहते किसे। तो आवेश के बारे में हम लोगों ने यह जाना था कि किसी भी पदार्थ के अंदर स्थित परमाणु के इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का वह गुण जिसके कारण कोई पदार्थ विद्युत या फिर चुंबक के गुणों को प्रदर्शित करता है, उसे हम लोग कहते हैं चार्ज। तो यदि हम लोग एटम की चर्चा करें, परमाणु की चर्चा करें कि उसका संरचना कैसा होता है, तो परमाणु की संरचना को बिना क्वांटम सिद्धांत के समझाना थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन फिर भी हम लोग यहाँ पे एक नॉर्मल जो परमाणु का जो नॉर्मल स्ट्रक्चर होता है उसके बारे में लोग चर्चा करने जा रहे हैं। तो यदि परमाणु की संरचना को देखें तो बीच में पाया जाता है नाभिक, जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कसकर बने होते हैं, और इसके चारों ओर इस प्रकार से पाए जाते हैं सेल, और इस सेल में जो है इलेक्ट्रॉन इस नाभिक का चक्कर लगाता रहता है। यहाँ पे इस प्रकार से ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पर इस प्रकार से ये इलेक्ट्रॉन्स हैं। इलेक्ट्रॉन्स की संख्या डिफरेंट डिफरेंट साइज हो सकती है, डिपेंड करता है कौन सा सेल है, कौन सा हम लोग मैटर की बात कर रहे हैं, किस पदार्थ की बात कर रहे हैं। उस पदार्थ के आधार पे जो है उस पदार्थ के अंदर स्थित परमाणु के इलेक्ट्रॉन्स की संख्या भिन्न भिन्न हो सकती है। तो हम लोग यहाँ पे किसी भी प्रकार के परमाणु की चर्चा कर रहे हैं। तो यहाँ पे समझने वाली बात है कि किसी भी परमाणु को हम लोग उठा लें, कोई भी ऑब्जेक्ट आप उठाइए, कोई भी पदार्थ उठाइए, तो उस पदार्थ के अंदर जो परमाणु है, उस परमाणु के अंदर जो प्रोटॉन है और जो इलेक्ट्रॉन, जो प्रोटॉन है और ये जो इलेक्ट्रॉन है, इस दोनों का संख्या हमेशा बराबर होता है। नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के हमेशा बराबर होता है, चाहे हम किसी भी प्रकार के परमाणु की बात करें। न्यूट्रॉन्स की संख्या यहाँ पे भिन्न भिन्न देखने को हम लोग को मिल सकता है। तो यदि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर है तो हम लोगों ने कल पढ़ा था कि दोनों पर, प्रोटॉन पर और इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज पाए जाते हैं, जो आवेश पाए जाते हैं, उनका परिमाण, उनका मैग्नीट्यूड भी सेम है, लेकिन दोनों का नेचर अलग अलग। प्रोटॉन पर का जो आवेश है उसका जो मान होता है प्लस में, और इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश होता है उसका मान होता है माइनस में ई। ये ई क्या है, तो हम लोग ई को कहते हैं एलिमेंट्री चार्ज। यहाँ पे ई को हम लोग कहेंगे एलिमेंट्री चार्ज। एलिमेंट्री चार्ज क्या, तो एलिमेंट्री चार्ज के बारे में बोला जाता है कि यह पूरे यूनिवर्स का सबसे छुटकू सा चार्ज है जो कि एग्जिस्ट कर सकता है, इससे छोटा चार्ज पॉसिबल नहीं। और इसका मान कितना होता है, तो इसका मान होता है 1.602 मल्टीप्लाई बाई 10 टू द पावर माइनस में 19 कूलम। तो एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होगा, तो एक इलेक्ट्रॉन पे होगा माइनस में ई कूलम चार्ज, और एक प्रोटॉन पे कितना चार्ज होगा, तो एक प्रोटॉन पे चार्ज हो जाएगा प्लस में ई कूलम चार्ज, यानी कि प्लस में 1.6 गुना 10 का पावर माइनस में 19 कूलम। और जो इलेक्ट्रॉन पर के चार्ज होते हैं वो होते हैं माइनस में 1.602 मल्टीप्लाई बाई 10 का पावर माइनस में 19 कूलम। टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, नेट चार्ज। तो नेट का मतलब होता है टोटल सम, जितने भी चार्ज यहाँ पे हैं वो सब के सब को हमें सम करना पड़ेगा। तो हम लोगों ने यह भी जाना था कि चार्ज के पास जो है एडिटिविटी का गुण होता है, प्रॉपर्टी होता है, यानी कि चार्ज को हम लोग आसानी से जोड़ सकते हैं। तो मान लेते हैं
कि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, कोई परमाणु है जैसे हाइड्रोजन का परमाणु, एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है, कोई हमारे पास एटम है, हमें उसके बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन इतना जानकारी है कि उसके पास ये संख्या में सब एटॉमिक पार्टिकल्स जो है मौजूद है। तो यदि हमसे पूछा जाए इस परमाणु के पास टोटल नेट चार्ज कितना है, तो हम लोग क्या करेंगे, प्रोटॉन के चार्ज और इलेक्ट्रॉन के चार्ज को जोड़ देंगे, तो प्रोटॉन पे कितना चार्ज होता है तो प्लस ई, और इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज हो जाएगा तो माइनस ई, दोनों को जोड़ेंगे तो ये खत्म होके हो जाएगा जीरो। और ये केवल एक परमाणु है, हमें जितनी भी परमाणु देखने को मिलेंगे उन सभी परमाणुओं में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या इक्वल है, तो उनपे पाए जाने वाले सभी प्रकार के चार्जों का जो सम होगा वो हमेशा जीरो होगा। यानी कि यदि हम लोग प्रोटॉन के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करें, किसी प्रकार का कोई भी छेड़छाड़ नहीं करे, जो इसमें है सो है, तो कहता है कि इसके जो टोटल चार्ज होते हैं हमेशा जीरो होते हैं, और उस स्थिति को हम लोग कहते हैं न्यूट्रल या फिर उदासीन। यानी कि एक परमाणु हमेशा इलेक्ट्रिकल रूप से न्यूट्रल होता है, उसके अंदर कोई नेट चार्ज नहीं। ध्यान दीजिएगा, मैं नेट चार्ज बोल रहा हूँ, हम यहाँ पे चार्ज नहीं बोल सकते, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के पास भी अपना चार्ज है, प्रोटॉन के पास भी अपना चार्ज है, लेकिन जब हम लोग नेट चार्ज की बात करते हैं तो नेट चार्ज जो है इस एटम का वो हो जाएगा जीरो। तो यहाँ से एक फैक्ट के रूप में इसको हम लोग याद रख सकते हैं कि किसी भी पदार्थ का जो परमाणु है इलेक्ट्रिकल रूप से न्यूट्रल होता है यदि उसके परमाणुओं के साथ, उसके सब एटॉमिक पार्टिकल्स के साथ किसी प्रकार का कोई छेड़छाड़ ना किया गया हो। मतलब इलेक्ट्रॉन के नंबर को हम लोग घटाए बढ़ाए नहीं, प्रोटॉन के नंबर को हम लोग घटाए बढ़ाए नहीं है, या फिर न्यूट्रॉन्स के नंबर को तो छोड़ दीजिए, उससे कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, क्योंकि न्यूट्रॉन के ऊपर टोटल चार्ज का मान क्या होता है जीरो, हम लोग पहले से ही जानते हैं। तो जब परमाणु न्यूट्रल होता है तो फिर नेट चार्ज आता कहाँ से, ये 10 कूलम, प्लस में 10 कूलम, माइनस में 10 कूलम, या फिर नैनो कूलम, प्लस में माइनस में माइक्रो कूलम, ये चार्जेज आते कहाँ से, ये चार्ज को हम लोग जनरेट कैसे करते हैं, तो जनरेट करने की विधि को हम लोग कहते हैं चार्जिंग। और चार्जिंग का एक लंबा सा डिस्कशन चलेगा हमारा, एक अलग से क्लास लेंगे चार्जिंग के कौन कौन से मेथड होते हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग छोटा सा कोशिश करेंगे कि किस प्रकार से किसी प्रोटॉन के अंदर जो है नेट चार्ज को जनरेट किया जाए। तो देखिए, तो मानेंगे हम लोग कि हमारे पास कोई एटम, और उस एटम के अंदर जो है फिक्स नंबर में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स जो हैं मौजूद है। सपोज कीजिए हमारे पास कोई एटम है और इस एटम के अंदर जो है 10 इलेक्ट्रॉन्स और 10 प्रोटॉन्स जो हैं मौजूद। ठीक, तो टोटल चार्ज कितना हो गया जीरो। अब यदि मान लिया जाए कि यहां से हम लोग एक प्रोटॉन को निकाल लें, यहां से हमने क्या किया कि एक प्रोटॉन को यहां से हम लोगों ने निकाल लिया, तो नेक्स्ट में चलते हैं। इलेक्ट्रॉन को, इलेक्ट्रॉन के साथ तो हमने कुछ किया नहीं है, तो अभी भी इलेक्ट्रॉन का संख्या कितना रहेगा 10, लेकिन ये प्रोटॉन का संख्या जो है अब घटकर हो जाएगी 9। प्रोटॉन की संख्या घट के कितनी हो जाएगी 9। अब यदि यहाँ पे हम कहें कि नेट चार्ज का मान कितना, तो नेट चार्ज का मान यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो 10 प्लस इलेक्ट्रॉन पे होता है माइनस, तो इसको लिखेंगे माइनस में 10 इलेक्ट्रॉन, और प्रोटॉन पे हो जाएगा प्लस में 10 इंटू ई, यानी कि 10 इलेक्ट्रॉन में से प्रत्येक पर ई चार्ज है, तो ये 9 के 9 प्रोटॉन पे कितने चार्ज हो जाएंगे, तो प्लस में 9 इंटू ई हो जाएगा। उसी प्रकार से यदि एक इलेक्ट्रॉन के पास माइनस में ई चार्ज है तो 10 इलेक्ट्रॉन पे कितने चार्ज हो जाएंगे, तो माइनस में 10 गुना ई। टोटल चार्ज कितना, तो माइनस में ई। सम कर लीजिए, -10 में से +9 गया तो माइनस में ई बचेगा। यानी कि प्रोटॉन को जब हमने बाहर निकाला तो अब इस एटम पे पहले तो जीरो चार्ज था, लेकिन अब जो है इस एटम पे -ई कूलम का चार्ज आ गया, नेट चार्ज आ गया।
तो ये था हमारा पहला स्थिति। दूसरी स्थिति की हम बात करने वाले हैं। यहाँ हमने प्रोटॉन को निकाला। यदि हम इलेक्ट्रॉन को निकालें तो क्या होगा? यदि हम दूसरा स्थिति में यहाँ से दो इलेक्ट्रॉन को चलिए निकालते हैं, तो जब दो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेंगे तो यहाँ पे तो बचेगा 8 इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन के साथ हमने कुछ किया नहीं है, तो प्रोटॉन की संख्या रहेगी 10 प्रोटॉन। अब नेट चार्ज कितना है? तो एक इलेक्ट्रॉन पे माइनस ई चार्ज, तो 8 इलेक्ट्रॉन पे कितना? तो 8 गुना माइनस ई। उसी प्रकार से देखिए, एक प्रोटॉन पे प्लस ई चार्ज, तो 10 प्रोटॉन पे कितना? तो 10 गुना प्लस ई। तो ये हो गया माइनस में 8 ई और ये हो गया प्लस में 10 ई। जब हम इसका सम करेंगे तो आंसर आता है प्लस में 2 ई। यानी कि यहाँ पे इस एटम पे जो चार्ज आएगा वो आएगा पॉजिटिव, और पॉजिटिव में कितना? तो 2 इंटू ई कूलम के बराबर जो है यहाँ पे चार्ज आएगा। तो हम लोग देख रहे हैं कि या तो प्रोटॉन को निकालना तब भी एटम के ऊपर चार्ज आ जाते हैं, या तो इलेक्ट्रॉन को निकालिए तब भी एटम के ऊपर जो है कुछ ना कुछ मात्रा में चार्ज आ जाते हैं। इलेक्ट्रॉन को निकालिएगा तो प्रोटॉन का संख्या अपने ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा, और जब प्रोटॉन का संख्या बढ़ेगा तो पॉजिटिव चार्ज। जब प्रोटॉन को निकालिएगा तो इलेक्ट्रॉन का संख्या ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा, और जब इलेक्ट्रॉन का संख्या बढ़ेगा तो निगेटिव चार्ज। तो इस प्रकार से जो है हम लोग किसी परमाणु को चार्ज करते हैं, या फिर कह सकते हैं आवेशित करते हैं, उसके ऊपर नेट चार्ज को जनरेट करते हैं। अब दिलचस्प बात यह है कि ये जो प्रोटॉन है यह न्यूट्रॉन के साथ नाभिक में कस कर बंधा हुआ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के बाद, और उस फोर्स को तोड़ने के लिए काफी ज्यादा एनर्जी की आवश्यकता होती है, जो कि जनरल लाइफ में सामान्यतः यह पॉसिबल नहीं। यह मैंने न्यूक्लियर फ्यूजन या फिर फ्यूजन में देखने को मिलता है। तो इसलिए जो है चार्ज को जनरेट करने का सबसे जो आसान तरीका होता है कि आप इलेक्ट्रॉन के नंबर्स को अप डाउन कर दीजिए। 10 इलेक्ट्रॉन है तो इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल लीजिए, तो यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, ऑटोमेटिक ये पॉजिटिव हो जाएगा। 10 इलेक्ट्रॉन है, इसको 2 इलेक्ट्रॉन बाहर से दे दीजिए, तो यहाँ पे 12 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, मतलब इलेक्ट्रॉन का नंबर ज्यादा, तो यह जो है निगेटिव चार्ज हो जाएगा। तो सामान्यतः जो है हम लोग इलेक्ट्रॉन के संख्या को घटा या बढ़ा करके जो है हम लोग किसी भी परमाणु को चार्ज कर सकते हैं, या फिर परमाणु के नेट चार्ज में हम लोग बदलाव कर सकते हैं। तो ये था कुछ परमाणु संरचना से संबंधित एनालिसिस। तो हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं, और अब हम लोग चलते हैं अपने मेन टॉपिक पे, और वो टॉपिक क्या है? चार्ज के प्रॉपर्टी, आवेश के गुण। तो आवेश का जो सबसे पहला प्रॉपर्टी है वो यह है कि आवेश एक प्रकार का अदिश राशि। प्रॉपर्टी नंबर 1, चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी। चार्ज जो है एक प्रकार का अदिश राशि है। इसका एसआई मात्रक क्या होता है? तो हम लोग एसआई यूनिट याद रखेंगे कि चार्ज का एसआई यूनिट होता है कूलम, जिसको हम लोग कैपिटल सी से इस प्रकार से सिम्बलाइज करेंगे, सूचित करेंगे। और जो इसका डायमेंशन होता है, डायमेंशन की जब हम लोग चर्चा करते हैं तो वो होता है ए इंटू टी। कहाँ से आया ए टी? तो ये जो ए टी आया है वो आया विद्युत धारा के सूत्र से। विद्युत धारा आई बराबर डेल क्यू बटे डेल टी। क्यू का यहाँ से निकालना है, तो डेल क्यू बराबर आई इंटू डेल टी। आई का हम लोग को पता है डायमेंशन ए होता है या फिर आई भी होता है। इलेक्ट्रिक करंट का जो डायमेंशन है वो ए भी होता है या फिर आई भी होता है। और जो टाइम है इसका डायमेंशन होता है कैपिटल टी। तो यहाँ से जो है चार्ज का दो डायमेंशन आप जो भी ये लिख सकते हैं, दोनों का मतलब एक है, या तो ए टी लिखिए या फिर आई टी लिखिए। तो सबसे पहला प्रॉपर्टी यही है कि चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी विच कंटेन सॉरी विच कंटेन नहीं होगा, इट हैज एसआई यूनिट कूलम एंड डायमेंशन ए टी और आई टी।
तो ये हो गया पहला प्रॉपर्टी। और चूंकि यह स्केलर क्वांटिटी है इसलिए नॉर्मल जो अलजेब्रिक समेशन होता है उस तरीके से हम लोग चार्ज को जोड़ सकते हैं। तो ये था हमारा पहला प्रॉपर्टी। जब दूसरे प्रॉपर्टी की ओर बढ़ते हैं तो दूसरा प्रॉपर्टी कहता है कि चार्ज ऑलवेज कम्स विथ मास। नंबर 2, चार्ज ऑलवेज कम्स विथ मास। मतलब चार्ज जहां होगा अपने साथ मास को जरूर रखें। बिना मास के चार्ज कभी एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता। लेकिन मास के केस में उल्टा, मास बिना चार्ज के एग्जिस्ट कर सकता है लेकिन चार्ज जो है वो बिना मास के एग्जिस्ट नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि चार्ज जो है प्रॉपर्टी होता है इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की। और अभी अभी हमने देखा कि चार्ज को यदि उत्पन्न करना है तो इलेक्ट्रॉन्स के संख्या को घटाना होगा या फिर इलेक्ट्रॉन की संख्या को बढ़ाना होगा। तो आप इलेक्ट्रॉन्स को निकाल रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन्स के पास कुछ ना कुछ मास होता है। 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। तो आप 10 इलेक्ट्रॉन निकालिएगा तो मल्टीप्लाई बाई 10 इतना मास को आपने कम कर दिया। तो इतना मास को कम कीजिएगा तब जा करके जो है परमाणु में पॉजिटिव चार्ज आएगा, नहीं तो फिर नहीं आने वाला। या फिर आपने इतना मास दिया, किसी परमाणु को इलेक्ट्रॉन दिया, तो अभी हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन देने पर इलेक्ट्रॉन की संख्या में वृद्धि होगी तो निगेटिव चार्ज आएगा। तो चार्ज जब आता है तो हमेशा मास के साथ आता है। और यदि किसी परमाणु में नेगेटिव चार्ज उत्पन्न हुआ है इसका मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या में वृद्धि हुआ, तो मास उसका इंक्रीज करे। ये देखिए यहाँ से ध्यान देने वाली बात। यदि हम लोग यह कहते हैं कि किसी एटम में नेगेटिव चार्ज उत्पन्न हो गया, तो नेगेटिव चार्ज उत्पन्न हो गया मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन को प्रवेश कराया गया, बाहर से इलेक्ट्रॉन उसको दिया गया। और जब इलेक्ट्रॉन देंगे तो इलेक्ट्रॉन जब भी आएगा तो अपने साथ मास को लेकर के आएगा, तो इसका मतलब उस एटम का मास इंक्रीज कर गया। जब हम लोग यह कहते हैं कि किसी एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आए, तो पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या? इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला जाए। जब इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेंगे तो मतलब उतना मास जो है, इलेक्ट्रॉन जितना इलेक्ट्रॉन हम बाहर निकाल रहे हैं उतना इलेक्ट्रॉन के मास के बराबर जो है उस एटम का मास कम गया। तो यहाँ पे जो है मास डिक्रीज करता, डिक्रीज करता, यानी कि चार्ज यदि जनरेट होगा तो हमेशा मास में फेरबदल होगा। बिना मास के चार्ज आ ही नहीं सकता। या तो मास इंक्रीज करेगा या तो मास डिक्रीज करेगा। डिपेंड करता है कि जो नेट चार्ज जनरेट हो रहा है, जो नेट चार्ज है उस एटम के ऊपर आ रहा है वो नेगेटिव है कि पॉजिटिव। तो नेगेटिव चार्ज आएगा तो मास इंक्रीज करेगा, पॉजिटिव रहेगा तो मास डिक्रीज करेगा। क्यों? हमने अभी इसके बारे में चर्चा कर ली। कितना मास इंक्रीज करता है या फिर कितना मास डिक्रीज करेगा? तो चेंज इन मास, हम लोग इस पे क्वेश्चन देखेंगे आगे। चेंज इन मास बराबर होता है प्लस माइनस एन। आपने कितना नंबर, एन का मतलब हो गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को निकाला, जब निकालते हैं तो माइनस लेंगे, और कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को आपने ऐड किया, तो यहाँ पे हम लोग लेते हैं प्लस। तो चेंज इन मास बराबर होता है प्लस माइनस एन इनटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये चेंज इन मास बराबर प्लस माइनस एन डॉट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। यदि, ये जो है हमें याद रखना पड़ेगा, इफ change in mass is positive then Q will be negative। और यदि चेंज इन मास नेगेटिव आ रहा है देन चार्ज विल बी पॉजिटिव। इस पॉइंट को भी हम लोग याद रखेंगे। अब थोड़ा सा समझ लेते हैं हमने क्या लिखा है। चेंज इन मास पॉजिटिव, मास पॉजिटिव कब होगा? जब बाहर से हम लोग मास को देंगे
तो बाहर से क्या दे सकते हैं, इलेक्ट्रॉन, बाहर से क्या देंगे, इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन जब भी आएगा तो हमेशा अपने साथ नेगेटिव चार्ज लेकर के आता है, मतलब यदि मास पॉजिटिव वे में बढ़ रहा है तब चार्ज नेगेटिव हो जाएगा, जो कि हमने यहाँ पे भी लिख दिया, नेगेटिव मतलब मास इंक्रीज। और यदि चेंज इन मास नेगेटिव होगा, मतलब घटेगा, डिक्रीज करेगा मास, तो डिक्रीज करेगा मतलब हमने इलेक्ट्रॉन को निकाला है, और जब निकालेंगे तो चार्ज का वैल्यू क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो इससे काफी अच्छे अच्छे सवाल बनते हैं, तो इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो ये हो गया इसका दूसरा प्रॉपर्टी। तो हम लोग अब इसके तीसरे प्रॉपर्टी पे चलते हैं। तो चार्ज का जो तीसरा प्रॉपर्टी है वह कहता है चार्ज इज ट्रांसफरेबल। ट्रांसफरेबल का मतलब होता है हस्तांतरणीय। तो चार्ज को जो है हम लोग एक एटम से दूसरे एटम पे शिफ्ट कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं, और यह प्रॉपर्टी पाया जाता है चार्ज के अंदर। तो सिंपल सी बात है, चार्ज प्रॉपर्टी होता है किसका, इलेक्ट्रॉन का और प्रोटॉन का। यदि हम इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर देंगे तो चार्ज भी ट्रांसफर हो जाएगा, यदि हम प्रोटॉन को ट्रांसफर कर देंगे तो प्रोटॉन भी ट्रांसफर हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पे चार्ज के पास जो है ट्रांसफर होने का प्रॉपर्टी पाया जाता है। तो ये काफी सिंपल सा प्रॉपर्टी था। हम लोग जब तीसरे नंबर पे आते हैं तो ये काफी अच्छा सा गुण, चार्ज है द प्रॉपर्टी ऑफ इनवेरियंस। इनवेरियंस का मतलब होता है अपरिवर्तनीयता, मतलब जो कभी परिवर्तन नहीं होता। तो थोड़ा सा इसको हम लोग समझ लेते हैं। चार्ज के पास जो है इनवेरियंस का प्रॉपर्टी पाया जाता है। इनवेरियंस क्या होता है, इनवेरियंस का मतलब होता है कि वह गुण जो स्पीड पर डिपेंड नहीं करे, मोशन पर डिपेंड नहीं करे। कहने का मतलब है यदि एक इलेक्ट्रॉन कहीं रेस्ट कर रहा है तब उसके ऊपर कितना चार्ज होगा। हम लोग एक इलेक्ट्रॉन की यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। यदि एक इलेक्ट्रॉन जो है रेस्ट कर रहा है, इसका मोशन जीरो है, तब इस पे कितना चार्ज हो जाएगा, तब भी 1.6 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻19 कूलम। यदि इस चार्ज को हम लोग चलाना शुरू कर दिए, 2 मीटर पर सेकेंड, 50 मीटर पर सेकेंड, 2000 मीटर पर सेकेंड, अप्रॉक्स दी स्पीड ऑफ लाइट सी, क्या इस इलेक्ट्रॉन के जो चार्ज है उस पर कोई फर्क पड़ेगा? तो कहता है नहीं, इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज है उस पर स्पीड का कभी फर्क ही नहीं पड़ता है। इलेक्ट्रॉन रुका हुआ है, आप देख रहे हैं तब भी उस पर यही चार्ज, आप दौड़ते हुए देख रहे हैं तब भी उस पर यही चार्ज। मतलब किसी तरीके से देखिए, इलेक्ट्रॉन पर के चार्ज कभी भी ना तो आपके मोशन पे डिपेंड करेगा, ना तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करेगा कि उसको किस फ्रेम से देखा जा रहा है, और ना तो उसका खुद का फ्रेम पे, मतलब उसका खुद का फ्रेम रेस्ट में है या फिर मोशन में है, उस पर भी डिपेंड नहीं करता। जबकि मास के साथ ऐसा नहीं, मास में जो है इनवेरियंस का प्रॉपर्टी नहीं पाया जाता। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी गिवन बाय आइंस्टाइन, तो उसकी चर्चा हम लोग नहीं करेंगे। यहाँ पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं किसकी, इलेक्ट्रॉन की, चार्ज की। तो चार्ज के पास जो है ये गुण पाया जाता है, इस पे मोशन का कभी भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो ये हो गया तीसरा प्रॉपर्टी। अब दूसरे प्रॉपर्टी को यदि हम लोग आगे बढ़े, दूसरा या फिर तीसरा जो भी हो, नंबरिंग आप लोग देख लीजिएगा, तीसरा है या फिर चौथा या फिर पांचवा है। तो जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वह है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, चार्ज के पास जो है क्वांटमीकरण का गुण पाया जाता है। क्वांटमीकरण का मतलब क्या होता है, तो क्वांटमीकरण का मतलब होता है कि वैसा फिजिकल क्वांटिटी जिसको हम लोग काउंट कर सके, वैसा फिजिकल क्वांटिटी जिसको हम लोग काउंट कर सके, वही कहलाता है क्वांटाइजेशन। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कहती यह है, इसका कथन यह है कि चार्ज जब भी जनरेट होता है तो हमेशा ई के, ये जो एलिमेंट्री चार्ज है, ई के इंटीग्रल मल्टीपल के रूप में ही जनरेट हो, मतलब या तो 1 ई होगा
या तो 2e होगा, या तो 3e होगा, या तो 4e होगा, या तो होगा ही 0e हो जाएगा, या फिर माइनस में 1e हो सकता है, माइनस में 2e हो सकता है, माइनस में 3e हो सकता है, माइनस में 4e हो सकता है, इस प्रकार से। तो क्वांटेशन ऑफ चार्ज कहता है कि चार्ज ऑलवेज एग्जिस्ट इन नेचर इन द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई। चार्ज ऑलवेज एग्जिस्ट इन नेचर इन द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई। चार्ज नष्ट होगा तब भी के फॉर्म में, चार्ज जनरेट होगा तब भी के फॉर्म में, और ई के इंटीग्रल मल्टीपल के फॉर्म में। इसका मैथमेटिकल फॉर्म में लिखते हैं, सॉरी, Q इज इक्वल टू एन इंटू ई। ये देखिए होता है इसका फॉर्म, जहाँ n क्या है, तो जहाँ n जो है इंटीजर्स को बिलोंग करता है, प्लस माइनस 0, प्लस माइनस 1, प्लस माइनस 2, इस टाइप से। तो ये हो गया इसका क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मैथमेटिकल फॉर्म, मैथमेटिकल रूप इसको बोल सकते हैं। तो ये है इसका कथन। चार्ज हम जब भी जनरेट करेंगे, जैसा कि हमने देखा, एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो छोटा सा चार्ज आएगा, दो इलेक्ट्रॉन निकालेंगे थोड़ा सा बड़ा चार्ज आएगा, तीन इलेक्ट्रॉन निकालेंगे थोड़ा सा और बड़ा सा चार्ज आएगा, 2000 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे जो कि इम्पॉसिबल, तो और बड़ा सा चार्ज। तो इस प्रकार से चार्ज को हम लोग जब भी जनरेट करते हैं तो हमेशा ई के इंटीग्रल मल्टीपल के रूप में ही जनरेट करते हैं। लेकिन ये ई का फॉर्म इतना छोटा है, ई जो नंबर है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹, इतना ज्यादा छोटा है कि यदि इसको हम लोग कंटिन्यूअस ही मान लें तो कोई हमारे जो कैलकुलेशंस हैं उस पर कोई खास फर्क नहीं पड़ता। जैसे एक्सटेंडेड बॉडीज की बात करें, इस पेन के ऊपर यदि एक समान रूप से चार्ज फैले हुए, तो उस केस में हम लोग यदि इसके ऊपर चार्ज को कंटिन्यूअस मान, यह जो है कंटिन्यूअस, यहाँ से कट करेंगे तो चार्ज आधा इधर हो जाएगा, इस प्रकार से मान लेंगे तो हमारे कैलकुलेशन में कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये जो ई है, ई का जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो काफी छोटा होता है। लेकिन जब वही पॉइंट चार्जेस की बात करते हैं तो पॉइंट चार्जेस में काफी प्रभाव पड़ता है इस चीज का। या फिर जब हम लोग एटॉमिक एटम के अंदर की चर्चा करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स की चर्चा करते हैं, प्रोटॉन्स की चर्चा करते हैं, तब वहां पे हमें एन इंटू ई काफी सावधानी से लगाना पड़ता है। लेकिन जब एक्सटेंडेड बॉडीज की बात कर देंगे, कलम हो गया, किताब हो गया, इस प्रकार से कोई और बॉडी, टेबल हो गई, इस पे जो है कोई चार्ज एक समान रूप से फैला हुआ है, तो यहाँ पे हम लोग कंटिन्यूअस मान के ही इस प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे, क्योंकि इसके अंदर तो बहुत सारे एटम्स हैं। फिर यदि हर एक एटम्स के अंदर Q इज इक्वल टू एन इंटू ई लगाना चालू कर दें तो फिर एक क्वेश्चन में जीवन लीला समाप्त होने की बारी आ सकती है। तो ये हो गया इसका तीसरा। इस पे भी बहुत अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स बनते हैं, तो अगले क्लास में इस पे हम लोग न्यूमेरिकल्स लेंगे। और एक लास्ट इसका जो प्रॉपर्टी होता है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज एक अलग से क्लास की डिमांड करता है। ये काफी बेहतरीन चार्ज का गुण है कि चार्ज को कभी हम लोग ना तो नष्ट कर सकते हैं, और चार्ज को ना तो कभी हम लोग जनरेट कर सकते हैं। लेकिन कब? क्या कंजर्वेशन ऑफ चार्ज हर जगह वैलिड है, हर प्रकार के सिस्टम में वैलिड है? अब एक और चीज आ गया, सिस्टम। सिस्टम किसे कहते हैं? तो ये सारी की सारी चीजों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्लास में। सिस्टम क्या होता है, चार्ज का कंजर्वेशन क्या होता है, चार्ज का कंजर्वेशन लॉ कहाँ वैलिड है, क्या इसका कोई तोड़ है? तोड़ करने का मतलब ये हो गया कि इसका कोई अपवाद है, या फिर ये सभी जगह है। तो इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और मुस्कुराते रहिए, और साथ में और सीखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।